बरसात के हल्के फुहारों के बीच अर्चना का टैक्सी उस पुराने गांव की सुनसान गली में रुकी। सामने खड़ी हवेली जैसे किसी भूले हुए जमाने की गवाह थी। उसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजे पर जंग लगे ताले लटके थे। यही है हमारे दादाजी की हवेली, माँ ने धीरे स्वर में कहा। उनकी आंखों में डर और यादों का मिश्रण झलक रहा था। पिता के देहांत के बाद शहर का किराए का घर छोड़कर उन्हें मजबूरी में यहाँ आना पड़ा था। अर्चना ने घर के भीतर कदम रखा तो जैसे उसे एक ठंडी लहर ने छू लिया। हवेली के अंदर का अंधेरा अजीब सा बोझिल था। रात को सामान जमाते जमाते उसने स्टोर रूम खोला। कोने में लकड़ी की अलमारी पर कपड़े की मोटी परत जमी थी। जिज्ञासा से उसने अलमारी का दरवाजा खोला तो अंदर एक पुराना ब्लैक कैमरा रखा था। कैमरे पर सुनहरे अक्षरों में उकेरा था, द मिरर ऑफ टाइम 1940। अर्चना ने हल्के से उसे हाथ में उठाया। जैसे ही उसने शटर दबाया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा और बल्ब की रोशनी टिमटिमाई। वो मुस्कुराई। शायद अभी भी चलता है। रात को उसने हवेली के मुख्य दरवाजे की पहली तस्वीर खींची। तस्वीर निकालने पर उसकी सांस थम गई। तस्वीर में दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था, एक लड़की, हल्की मुस्कान लिए सफेद फ्रॉक में। हकीकत में वहां कोई नहीं था। सुबह की पहली किरणें खिड़की से झांक रही थी, लेकिन हवेली के भीतर अब भी एक अजीब सा अंधेरा पसरा था। अर्चना देर रात की ली हुई तस्वीर को हाथ में थामे बैठी थी। तस्वीर में वो लड़की अब भी वैसी ही दिखाई दे रही थी, सफेद फ्रॉक, हल्की मुस्कान और धुंधली सी आंखें। माँ पूजा की थाली लेकर आई तो अर्चना ने तस्वीर उनके सामने रख दी। माँ, इसे देखो, ये लड़की कौन है? ये तो यहाँ रात को थी ही नहीं। माँ के चेहरे पर जैसे रंग उड़ गए। उन्होंने बिना तस्वीर देखे ही थाली को मेज पर रख दिया और धीमे स्वर में बोली, पुरानी हवेलियों में बहुत कुछ दिखता है जो असल में नहीं होता। तुम्हें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। माँ की आवाज में डर छिपा था, पर उन्होंने कुछ और नहीं कहा। उस दिन गांव में पहली बार अर्चना अपने नए घर के लिए बाजार निकली। गांव के लोग उसे उत्सुकता से देख रहे थे। जब उसने हवेली का जिक्र किया तो सबकी निगाहें बदल गईं, कुछ डर से, कुछ दया से। एक बूढ़ी औरत धीरे से बोली, बिटिया, अब उस हवेली के दरवाजे पर कभी तस्वीर मत खींचना। वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है। अर्चना के कदम वहीं थम गए। आपको कैसे पता? उसने चौंक कर पूछा। बूढ़ी औरत ने बस इतना कहा, वो लड़की कभी इस हवेली से बाहर नहीं निकलती, न जिंदा न मुर्दा। रात को अर्चना ने तय किया कि वह उस लड़की के बारे में सच्चाई जानेगी। उसने दोबारा कैमरे से हवेली के दरवाजे की तस्वीर ली। इस बार तस्वीर में वही लड़की नजर आई, पर उसके हाथ में कुछ था, एक पुरानी डायरी। तस्वीर में लड़की की उंगली हवेली के पिछले हिस्से की खिड़की की ओर इशारा कर रही थी। अर्चना के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो लड़की हवेली के उस हिस्से की थी जिसे हमेशा बंद रखा गया था। रिया, उसकी कॉलेज की दोस्त, अगले दिन उससे मिलने आई। अर्चना ने उसे तस्वीर दिखाई। रिया ने उत्साहित होकर कहा, ये तो साफ इशारा है, हमें उस बंद हिस्से में जाना चाहिए, शायद वहां कुछ छुपा हो। अर्चना ने डरते हुए कहा, माँ को यह सब पता चला तो बहुत नाराज होगी। रिया मुस्कुराई, सच को खोजने के लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए। रात गहरी होने लगी थी। हवेली में सिर्फ अर्चना, उसकी माँ और उसका छोटा भाई ही थे। सबके सो जाने के बाद अर्चना चुपके से कैमरा लेकर उस पुराने हिस्से की ओर बढ़ी। खिड़की के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। उसने कैमरे का शटर दबाया। तस्वीर निकली। तस्वीर में वही लड़की अब खिड़की के भीतर खड़ी थी और उसके चेहरे पर अब एक मुस्कान नहीं बल्कि आंसू थे। रात के 2 बज रहे थे। हवेली की दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें धुंधली रोशनी में किसी अनजानी आंखों सी लग रही थी। अर्चना के हाथ में कैमरा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खिड़की जिसकी ओर तस्वीर में लड़की ने इशारा किया था, धूल से ढकी और अंदर से जंग लगे कुंडों से बंद थी। अर्चना ने हल्के से धक्का दिया, दरवाजा चीं की आवाज करता हुआ खुल गया। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, वहां की हवा और ठंडी और भारी हो गई। कमरे के कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी, बिखरे कागज
और एक टूटी हुई झूले की कुर्सी पड़ी थी। सबसे ज्यादा ध्यान खींची उस अलमारी के नीचे रखी एक छोटी संदूकची ने। संदूकची पर धूल की मोटी परत थी। अर्चना ने कपड़े से धूल पोंछी और खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला जंग से जकड़ा हुआ था। ये तो खुल ही नहीं रहा, उसने धीरे से बड़बड़ाया। तभी उसने कैमरे का शटर दबाया और संदूकची की तस्वीर खींची। तस्वीर निकालते ही उसकी सांसें थम गई। तस्वीर में संदूकची खुली दिखाई दे रही थी और उसके भीतर एक रक्त रंजित डायरी थी और उसके पास बैठी थी वही लड़की जिसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। सुबह होते ही अर्चना ने रिया को सब बताया। रिया हैरान रह गई। ये कैमरा सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचता, ये तो किसी और की ही दुनिया के दरवाजे खोल रहा है। अर्चना बोली, उस संदूकची में जरूर कुछ है जो उस लड़की की कहानी जिसे जुड़ा हुआ है। रिया ने हिम्मत दी, आज रात हम दोनों मिलकर उसे खोलने की कोशिश करेंगे। शाम होते होते हवेली के ऊपर काले बादल छा गए। बिजली की गर्जन और हवा की सीटी जैसी आवाजें हवेली को और डरावना बना रही थी। रात को अर्चना और रिया टॉर्च लेकर उस कमरे में पहुंची। संदूकची अभी भी बंद थी। रिया ने पास रखे एक पुराने औजार से ताले को जोर से मारा। ताला आखिरकार टूट गया। जैसे ही ढक्कन खुला, कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई, मानो किसी ने गहरी सांस ली हो। अंदर वैसी ही डायरी रखी थी जैसे तस्वीर में दिखी थी, पर अब भीगी नहीं थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी ने पढ़ी तो उसे सच जानने की कीमत चुकानी होगी। अर्चना और रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। रिया ने धीमे स्वर में कहा, क्या हमें ये पढ़नी चाहिए? अर्चना ने गहरी सांस ली। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं, हमें ये जानना ही होगा। जैसे ही उसने डायरी का पहला पन्ना खोला, टॉर्च की हल्की सी रोशनी डायरी के पुराने पन्ने पर गिर रही थी। अर्चना ने कांपते हाथों से पहला पन्ना पलटा। स्याही फीकी पड़ चुकी थी, मगर लिखावट अब भी साफ थी। मैं सायरा, इस हवेली में पली बढ़ी। जिस दिन इस हवेली के पुराने दरवाजे की तस्वीर खींची गई, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। कैमरे ने मुझे वो दिखाया जो होने वाला था, मेरा प्यार, मेरा धोखा और मेरी मौत। अर्चना और रिया के रोंगटे खड़े हो गए। रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, ये तो वही लड़की है जो तस्वीरों में दिखती है, सायरा। अर्चना ने पढ़ना जारी रखा। मैं उस कैमरे को हमेशा के लिए बंद करना चाहती हूँ, लेकिन देर हो चुकी है। मैंने उस कैमरे को हमेशा के लिए बंद करना चाहा, लेकिन अब देर हो चुकी है। जिसने ये कैमरा बनाया था, उसने इसे एक श्राप के साथ बांध दिया था। जो भी इस कैमरे में झांकेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। मैंने अपनी किस्मत खो दी, अब कोई और इसे न खोए। अर्चना ने डायरी बंद कर दी। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। रिया, इसका मतलब ये कैमरा हमारी जिंदगी के साथ खेल सकता है, रिया ने कहा। या शायद ये हमें चेतावनी देने आया है। सायरा चाहती है कि हम कुछ समझें। अचानक हवेली के बाहर से जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने लोहे के गेट को धक्का मारा हो। दोनों सहम गई, मगर टॉर्च लेकर बाहर की ओर बढ़ी। हवेली के बरामदे में आकर अर्चना ने कैमरे का शटर दबाया। तस्वीर निकली तो वो हैरान रह गई। तस्वीर में हवेली के गेट पर एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में वही डायरी थी जो अर्चना के हाथ में थी, और उसके चेहरे पर कोई अजनबी मुस्कान। रिया ने घबराकर पूछा, ये कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। अर्चना बोली, शायद ये तस्वीर हमें भविष्य दिखा रही है। यह आदमी हमारी डायरी लेने आएगा। रिया ने कहा, तो हमें सायरा की पूरी कहानी जाननी होगी, वरना देर हो जाएगी। उस रात अर्चना ने डायरी के अगले पन्ने पलटे। सायरा ने लिखा था, मुझे पता था कि मेरी मौत के पीछे हवेली का कोई अपना ही था। मैंने उसे पकड़ने के लिए कैमरे का इस्तेमाल किया, लेकिन वह तस्वीर निकली जिसमें वो नहीं था। उसमें वो मेरा अपना साया था जो दरवाजे के पीछे खड़ा था। रिया की आंखों में डर झलक गया। क्या सायरा की मौत किसी इंसान ने की या कुछ और था? अर्चना चुप रही। उसे लग रहा था कि अब यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी से भी जुड़ रही है। तभी खिड़की के शीशे पर फिर वही लड़की दिखी। इस बार वो कुछ कहना चाहती थी। उसकी उंगलियां कांच पर कुछ लिख रही थी। रात के 3 बज रहे थे। खिड़की के शीशे पर सायरा की परछाई अब भी थी। वो अपने कांपते हाथ से कांच पर शब्द लिखने की कोशिश कर रही थी। अर्चना ने टॉर्च की रोशनी खिड़की पर डाली। कांच पर धुंधले अक्षर उभर आए, बचाओ, तहखाना। रिया ने पढ़ते ही अर्चना का हाथ पकड़ लिया।
तहखाना, इसका मतलब हवेली के नीचे कुछ छुपा है। अर्चना ने सिर हिलाया। शायद वहीं उसकी मौत का राज होगा। सुबह होते ही अर्चना ने माँ से हवेली के तहखाने के बारे में पूछा। माँ ने नजरें झुका ली और बस इतना कहा, उस जगह के दरवाजे पर कभी कदम मत रखना, वहां सिर्फ अंधेरा और मुसीबत है। माँ के डर में कोई गहरा दर्द झलक रहा था। रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, यह साफ है कि कुछ छुपाया जा रहा है। हमें आज रात वहीं जाना होगा। शाम को हवेली पर काले बादल छा गए। हवा इतनी तेज चल रही थी कि खिड़कियां जोर से पटकने लगीं। रात के अंधेरे में अर्चना और रिया चुपचाप टॉर्च और कैमरा लेकर तहखाने के पुराने दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, लेकिन भीतर जाने का रास्ता धूल और मकड़ा जाल से भरा था। अर्चना ने गहरी सांस ली और सीढ़ियों से नीचे उतर आई। तहखाने में सीलन और सड़न की गंध थी। दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी थी, जैसे किसी बच्चे ने कोयले से चित्र बनाए हों। रिया ने डरते हुए कहा, यह जगह तो जैसे वक्त में फंसी हुई है। अर्चना ने कैमरे का शटर दबाया। तस्वीर निकालते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में तहखाने के कोने में सायरा बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू और गले में वही पुरानी डायरी लटक रही थी। लेकिन तस्वीर में कुछ और भी था। उसके पीछे एक साया खड़ा था, जो इंसान की तरह दिख रहा था। उसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ था। सिया ने डरकर कहा, क्या ये वही है जिसने सायरा की जान ली? अर्चना ने तस्वीर को कसकर पकड़ा। हमें यह पता लगाना होगा, लेकिन कैसे? तभी तहखाने के एक कोने से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर रगड़ते हुए आगे बढ़ रहा हो। दोनों की सांसें थम गई। अर्चना ने कैमरा उस दिशा में घुमाया और शटर दबाया। इस बार तस्वीर में कोई इंसान नहीं, बल्कि एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखाई दिया, जो तहखाने की दीवार के भीतर छुपा हुआ था। रिया ने कहा, तो सच्चाई उस दरवाजे के पीछे है। उसी वक्त हवेली के ऊपर गरज के साथ बिजली कड़की और पुरानी खिड़कियों के शीशे टूटने लगे। रिया और अर्चना सीढ़ियों की ओर भागी, लेकिन जाते जाते उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके पीछे से उनका नाम लेकर पुकारा हो। अर्चना ने मुड़कर देखा। तहखाने के अंधेरे में वही सफेद फ्रॉक वाली लड़की खड़ी थी। उसके होंठ हिले, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन आवाज नहीं निकली। रात के उस हादसे के बाद अर्चना और यह पूरी रात सो नहीं पाई। कैमरे में कैद और पुराना लोहे का दरवाजा उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। सुबह होते ही अर्चना ने कैमरे की फोटो को गौर से देखने की कोशिश की। फोटो को जूम करने पर उसे दरवाजे पर उभरे कुछ अक्षर दिखाई दिए। SA 1945। रिया ने चौंक कर कहा, यह अक्षर सायरा के नाम की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे। अर्चना ने धीमे स्वर में कहा, और ये 1945, ये वही साल तो नहीं जब इस हवेली में आग लगी थी? दोनों के मन में और भी सवाल उठने लगे। शाम को दोनों ने तय किया कि आज रात वो उस लोहे के दरवाजे को खोले बिना चैन नहीं लेंगे। हवेली की पुरानी चाबियों के गुच्छे से एक जंग लगी चाबी उन्हें मिली, जो शक्ल से उसी ताले में फिट बैठ सकती थी। रिया ने कहा, अगर सचमुच ये दरवाजा हमें सायरा की मौत का राज बताएगा, तो हमें तैयार रहना होगा। अर्चना ने एक लंबी सांस ली। हम पीछे नहीं हटेंगे। रात के 11 बजे हवेली फिर से अंधेरे में डूब गई। चारों तरफ सन्नाटा था। तहखाने के दरवाजे पर पहुंचकर अर्चना ने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। जैसे ही ताला खुला, तहखाने की हवा ठंडी और भारी हो गई। तहखाने के अंदर वही लोहे का दरवाजा सामने था। दरवाजा बहुत पुराना था। उस पर मकड़ जाल और धूल की मोटी परत जमी थी। रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, चाय, क्या तुम तैयार हो? अर्चना ने सिर हिलाया और धीरे धीरे चाबी ताले में घुमाई। ताले के खुलते ही दरवाजे ने खुद ब खुद एक चीखती हुई आवाज की ओर आधा खुल गया। अंदर की ओर जाते ही उन्हें सीलन और नमी की गंध आई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में सायरा के परिवार के लोग थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर तस्वीर में किसी न किसी के चेहरे पर काली स्याही लगी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। रिया ने कांपते हुए कहा, ये कौन कर रहा है और क्यों? अर्चना ने एक तस्वीर उठाई। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, गुनाह की जड़ को मिटाना होगा, नहीं तो आत्मा कभी नहीं बचेगी। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों चीख पड़ी। टॉर्च की रोशनी कांपते हाथों से हिलने लगी। अर्चना ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे बाहर से बंद हो गया हो। रिया के गले से डर की हल्की चीख निकली, कोई हमें यहाँ बंद कर रहा है।
तभी अंदर के कमरे की दीवार पर लगी एक तस्वीर धीरे धीरे हिलने लगी। तस्वीर के पीछे से धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। सच्चाई की चाबी उस डायरी में है। अर्चना को याद आया कि तस्वीर में सायरा के गले में वही पुरानी डायरी थी। रिया ने कहा, तो हमें उस डायरी को ढूंढना होगा, वरना ये राज कभी नहीं खुलेगा। अचानक दीवार पर लगी तस्वीर गिर गई और उसके पीछे एक छोटा सा गुप्त दराज दिखा। दराज खोलते ही उन्हें एक पुराना पन्ना मिला जिस पर लिखा था, जिसने मेरी जान ली वो हमारे अपने ही घर का था। रिया की सांसें थम गई। मतलब सायरा की मौत कोई हादसा नहीं थी, उसे किसी ने मार डाला था। अर्चना ने पन्ना कसकर पकड़ा। अब हमें उस डायरी तक पहुंचना होगा। सारा की आत्मा की मुक्ति उसी में है। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी जूतों से धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियां उतर रहा हो। रिया और अर्चना ने एक दूसरे की ओर देखा। ये कौन हो सकता है? अंदर की हवा और ठंडी हो गई। दीवार पर टंगी एक मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। तहखाने में अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। बाहर से आती कदमों की आहट अब बिल्कुल पास सुनाई दे रही थी। अर्चना ने रिया का हाथ पकड़कर फुसफुसाते हुए कहा, टॉर्च बंद करो, कोई हमें ढूंढ रहा है। रिया ने सांस रोककर टॉर्च बंद कर ली। चारों तरफ बस सन्नाटा और धड़कनों की आवाज रह गई। तभी दरवाजे के पीछे से एक भारी सी आवाज गूंजी, कौन है वहां नीचे? आवाज सुनते ही दोनों की रगों में खून जम गया। वो आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी, मगर उसमें अजीब सी ठंडक थी, जैसे इंसान नहीं बल्कि कोई परछाई बोल रही हो। अर्चना ने हिम्मत जुटाई और धीमे स्वर में बोली, हमें छिपना होगा। दोनों उस बड़े लकड़ी के संदूक के पीछे दुबक गईं। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिला और चीखती आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के बाहर खड़ा था एक लंबा सा आदमी, टॉर्च लिए अंदर झांक रहा था। उसका चेहरा धुंध में ढका, लेकिन उसकी आंखों में लाल चमक सी थी। वो आदमी कुछ देर तहखाने में चारों ओर देखता रहा और फिर भारी कदमों से वापस ऊपर चला गया। रिया ने कांपते हुए कहा, ये कौन था? यह रात के इस वक्त क्या कर रहा था? अर्चना ने जवाब दिया, शायद वही जिसने सायरा के साथ वो सब किया। हमें जल्द से जल्द डायरी ढूंढनी होगी। कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई, जैसे किसी ने मोमबत्ती जलाई हो। रोशनी की दिशा देखने पर दोनों को तस्वीरों के बीच एक पुरानी अलमारी दिखी। अर्चना ने अलमारी के दरवाजे पर हाथ रखा तो जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खोलने पर मजबूर कर रही थी। अलमारी के भीतर धूल और पुराने कपड़ों के बीच उन्हें एक चमड़े की बंधी डायरी दिखाई दी। डायरी पर सायरा का नाम लिखा था, सायरा अहमद, 1944। रिया की आंखें भर आईं। आखिरकार हमें वो मिल ही गई। अर्चना ने डायरी का पहला पन्ना खोला। स्याही धुंधली हो चुकी थी, लेकिन कुछ शब्द पढ़े जा सकते थे। अगर किसी दिन यह डायरी तुम्हारे हाथ में आ जाए तो समझना कि मैं नहीं रही। मैंने जो सच देखा उसे लिख डाला। मौत मेरी मंजिल नहीं थी, लेकिन घर के किसी अपने ने मुझे मौत के हवाले कर दिया। पन्ना पढ़कर दोनों की रूह कांप गई। तभी अलमारी के ऊपर रखी एक पुरानी तस्वीर अपने आप नीचे गिरी और टूट गई। तस्वीर के पीछे एक कागज का टुकड़ा निकला। कागज पर एक नक्शा बना था जो हवेली के पीछे बने सूखे कुएं की ओर इशारा कर रहा था। रिया ने धीरे से कहा, मतलब डायरी का राज अभी अधूरा है, असली सबूत शायद उस कुएं में छुपा है। अर्चना ने डायरी बंद की और बोली, हमें सुबह होते ही उस कुएं तक जाना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। जिसने सायरा को मारा वो आज भी जिंदा है। रात गहराती जा रही थी। दोनों डायरी को छिपाकर कमरे से बाहर निकलने लगी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, हवा का एक ठंडा झोंका आया और दरवाजे के पीछे सायरा की परछाई खड़ी दिखाई दी। सायरा की परछाई की आंखों में आंसू थे। उसने हल्के हाथ से डायरी को छुआ और हवा में घुल गई। रिया की आंखों में आंसू बहने के लिए, वो हमें सही रास्ता दिखा रही है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन बाहर निकलते ही हवेली की ऊपरी मंजिल से वही भारी कदमों की आहट फिर सुनाई दी। इस बार वह आवाज और गहरी नजदीक थी। अर्चना ने धीरे से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम भी इस राज के साथ हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। सुबह के हल्की धूप के बीच अर्चना और यह हवेली के पीछे बने सूखे कुएं की ओर बढ़ रही थी। कुएं का चारों तरफ जर्जर कंक्रीट और घास से ढका हिस्सा समय की मार झेलता हुआ लग रहा था। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे, जैसे हर कदम उन्हें उस सच के और करीब ले जा रहा हो। रिया ने डरते हुए कहा, क्या हम सचमुच नीचे उतरेंगे?
यहाँ कुछ तो अजीब सा लग रहा है। अर्चना ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें डर के पीछे नहीं हटना चाहिए। सायरा की आत्मा हमें रास्ता दिखा रही है। जो सच था उसे सबके सामने लाना होगा। कुएं के पास पहुंचते ही अर्चना ने कैमरा निकाला और शटर दबाया। तस्वीर में कुएं का अंदरूनी हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। नीचे की दीवारें पर धुंधली रक्त से दाग और कुछ पुराने निशान थे। रिया की आंखें फैल गईं। मतलब किसी ने यहाँ किसी को मार दिया था। अर्चना ने धीरे से कहा, सायरा की डायरी में लिखा था कि जिसने उसे मारा वहीं आज भी हवेली में है। हमें सावधानी से काम करना होगा। दोनों ने धीरे धीरे कुएं की ओर झुककर नीचे देखा। तह तक उतरने के लिए एक पुराना जंजीर और लकड़ी की सीढ़ी मिली। अर्चना ने पहले कदम रखा। जैसे ही वो नीचे उतरी, उसे दीवारों पर कुछ उकेरे हुए अक्षर दिखाई दिए। सच सामने आएगा, लेकिन कीमत चुकानी होगी। रिया ने डरते हुए कहा, यह आवाज क्यों लग रही है? क्या कोई नीचे है? अचानक कुएं के भीतर से हल्की सी फुसफुसाहट गूंज उठी। मुझे बचाओ। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अर्चना ने हाथ बढ़ाकर डायरी का पहला पन्ना खोला। पन्ने पर सायरा ने लिखा था, अगर तुम यहाँ आ गई हो तो समझो कि मैंने सच लिखा था। जिसने मुझे मारा वो हवेली का अपना ही था। सबूत कुएं में दबा है। अर्चना ने चारों तरफ देखा। कुएं के कोने में कुछ पुरानी लकड़ियां और पत्थरों के बीच एक छोटा धातु का बक्सा दबा हुआ था। रिया ने झुककर बक्सा निकाला और धूल झाड़ी। बक्से पर धूल हटाते ही उस पर कुछ अक्षर दिखाई दिए। अर्चना ने बक्सा खोला। अंदर पुरानी तस्वीरें और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, जो सच जानना चाहता है उसे यह सब दिख रहा है। घर का अपना ही मुझे मारने वाला था ताकि हवेली के राज छुप सकें। अब सब उजागर होगा। तभी हवेली की ऊपरी मंजिल से भारी कदमों की आवाज फिर से सुनाई दी। कोई तेजी से नीचे उतर रहा था। रिया ने कांपते हुए कहा, हमें तुरंत बाहर निकलना होगा। अर्चना ने हाथ में डायरी और बक्सा लिए और धीरे धीरे कुएं से बाहर निकली। जैसे ही दोनों कुएं से बाहर आई, उन्होंने देखा कि हवेली के सामने साया खड़ा था। वही लंबा सा आदमी जिसकी लाल आंखें थीं, जिसकी हंसी में कोई इंसानी भाव नहीं था, मुस्कुरा रहा था। अर्चना ने डायरी और बक्सा कसकर पकड़ लिया। वह धीरे धीरे बोली, हमें सबूत मिल गया। अब तुम क्या करोगे? साया ने धीमे स्वर में कहा, मैं वही हूँ जिसने हवेली के राज को हमेशा छुपाया। सायरा की मौत कोई हादसा नहीं था। हवेली का अपना ही व्यक्ति, दादाजी का पुराना मित्र उसे मारना चाहता था ताकि पुराने गुनाह छुप जाएं। रिया ने पूछा, तो आप यहाँ क्यों हैं? साया की लाल आंखें हल्की हुई। मैं उस गुनहगार की निगरानी करता रहा ताकि सच उजागर हो सके, लेकिन अब तुम दोनों ने डायरी और बक्सा ढूंढ लिया है। सच अब सबके सामने आएगा। अर्चना और यह डायरी और बक्से को लेकर गांव की पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने हवेली में छानबीन की और सबूतों की पुष्टि की। सच सामने आया। सायरा की मौत किसी हादसे की वजह से नहीं, बल्कि हवेली के अपने ही घर के आदमी ने की। सायरा की आत्मा की परछाई अब हल्की हुई, मानो राहत की सांस ली हो। अर्चना ने महसूस किया कि तस्वीरों का कैमरा सिर्फ भविष्य नहीं दिखाता, बल्कि सच्चाई की राह भी दिखाता है। पुलिस ने हवेली में पुराने दस्तावेज और तस्वीरें इकट्ठी की। सारे गुनहगारों की सजा मिली। सायरा की डायरी अब गांव के संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई। अर्चना ने कैमरा देखा और महसूस किया कि अब वह सिर्फ उसकी मदद के लिए है, खतरे के लिए नहीं। हवेली के तहखाने में सायरा की परछाई धीरे धीरे गायब हुई। रिया ने मुस्कुराकर कहा, वो अब शांति से आराम कर सकती है। अर्चना ने कैमरा जेब में रखा। शायद अब मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ यादें कैद करने के लिए करूंगी, भविष्य देखने के लिए नहीं। अर्चना और रिया की दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई। गांव को लोग हवेली के रहस्य और सायरा की कहानी से बहुत प्रभावित हुए। अर्चना ने सोचा, कभी कभी डर के सामने खड़े होने से ही सच्चाई मिलती है और वही सच्चाई लोगों को न्याय दिला सकती है। अर्चना ने अपने अनुभव को डायरी में लिखा। वो डायरी अब सायरा की डायरी का एक नया हिस्सा बन गई थी। कैमरा अब सिर्फ खुशियों की तस्वीरें खींचने लगा। गांव में हवेली अब सुरक्षित और शांत थी। एक दिन अर्चना कैमरा लेकर हवेली के पीछे खड़ी थी, एक तस्वीर खींच रही थी और अचानक उसे एहसास हुआ सायरा की आत्मा अब पूरी तरह मुक्त है। अर्चना मुस्कुराई और बोली, सच्चाई हमेशा सामने आती है, बस हिम्मत चाहिए। रिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और दोस्त जो हर कदम पर साथ हूँ। हवेली अब सिर्फ यादों और तस्वीरों की जगह बन गई थी। सायरा की कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन अर्चना और रिया की दोस्ती
और साहस की कहानी अभी भी जारी थी। कभी कभी जो सच हमें दिखाई नहीं देता वह तस्वीरों, परछाइयों और यादों के पीछे छुपा होता है। हवेली के अंधेरे में सायरा की मासूम हंसी छीन ली गई थी, लेकिन उसकी सच्चाई ने अर्चना और रिया को हिम्मत दी। आज सायरा की आत्मा को शांति मिली। हवेली के डर को खत्म करने के लिए बस दो दिलों की दोस्ती और साहस काफी था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच चाहे जितना गहरा दफन क्यों ना हो, हिम्मत और सच्चाई की रोशनी उसे बाहर ला ही देती है। तस्वीरें तो अब भी उसी हवेली की दीवारें पटंगी हैं, मगर अब उनमें डर नहीं बल्कि शांति की परछाई झलकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले देख सकें। कमेंट में बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचक लगा।